बिल्कुल, यानी ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किसी को स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल से ही जो है वो खिलाड़ी बनते हैं और वाकई वो जो मजबूती है फिर इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलती है हमारे तमाम खिलाड़ियों की। अब योगेश्वर जी, जब आपने 2012 के अंदर जब मेडल आया, वो जो इतना बड़ा मोमेंट था, वो कैसे आपने, आजकल तो एक टर्म चलता है मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन किया था या इसके पीछे पूरा प्लान था? क्या आपने सोचा था जब ये पूरी जर्नी शुरू हुई थी? देखिए, 2012 लंदन ओलंपिक मेरा तीसरा ओलंपिक था। 2004 ओलंपिक और 2008 ओलंपिक से मैं बिना पदक के वापस आया था जी। अंदर एक टीस थी, एक आग थी कि मेडल जीतना है। और 96 में जब लिंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया, तभी से एक मन में था कि ओलंपिक मेडल जीतना है। उसके बाद बड़ा लंबा सफर तय किया, 2 ओलंपिक बिना मेडल के आना काफ़ी कष्टदायक होता है। और जब आपको इस चीज़ को चाहते हो, वो नज़दीक से आपको ना मिले तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। 2012 ओलंपिक में जब मेडल जीता तो ये था कि एक सपना पूरा। उससे पहले मेरे ऑपरेशन भी हुए। एक जो बचपन में आप सपना देखते हो ना, उसको जब आप पूरा करने के लिए लगते हो तो नींद, वो बोलते हैं ना, नींद सुख चैन सब छिन जाता है। एक सपने के पीछे भागना बड़ा अजीब तरीके का होता है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल जीते। तो मेरा भी ये सपना था कि ओलंपिक मेडल मैं जीतूं और 2012 में मेरा पूरा हुआ। उसमें बीच में काफ़ी रुकावटें आई, पर ज़िंदगी इसी का नाम है। और खिलाड़ी होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। तो उस हार की ना मानने की जिद ने मेरे को मेडल दिलाया, नहीं तो मेरे को इंजरियाँ बहुत हुई। और एक जो हमारे जो कोचेस थे, मेरे माता पिता थे, मेरे दोस्त थे, जो हमारी पूरी टीम थी जो मेरे लिए मेहनत करती थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चेहरा, एक जो खिलाड़ी होता है, कोई भी चैंपियन बन रहा है, तो उसके पीछे जो ना दिखने वाले चेहरे, हजारों चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, पर काम से ज़्यादा वही करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी तो मेहनत करता ही है, लेकिन उनके जो मेंटोर होते हैं वो सबसे बड़ी जो है वो चीज़ होती है। लेकिन आपने जिन चोटों का जिक्र किया, एक खिलाड़ी के पूरे करियर में कोई भी चोट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे उसे रिकवर होने में सबसे ज़्यादा ना सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपने तो बहुत ज़्यादा फेस किया है उन तमाम चीज़ों को। ये कितना टिपिकल टास्क है किसी भी खिलाड़ी के लिए और उसे कैसे वो ओवरकम करता है? देखिए, काफ़ी मुश्किल। सबसे बुरा खिलाड़ी के लिए, सबसे जो बुरा बोलोगे आप, तो इंजरी होती है। एक इंजरी होती है जो अगर एंड कंपटीशन के टाइम पे लग जाए तो कंपटीशन दूर कर देती है जी। और जैसे मेरे 5 ऑपरेशन हुए दोनों पैरों के, ACL, MCL, मेनिस्कस, 5 ऑपरेशन हुए हैं। डिस्क स्लिप मेरी हुई थी, शोल्डर में आज भी मेरे को दिखते रहती हैं। तो इंजरी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है। आपको नहीं पता, आप कल ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट करना, आज प्रैक्टिस में आपको इंजरी हो जाए, आप उस चीज़ से बाहर। एक ऑपरेशन आपका लगभग 8 से 9 महीने समय लेता है, लगभग 1 साल लगाइए कि अगर आपका MCL, ACL का ऑपरेशन होता है तो 1 साल आपका जाता है। तो मेरा कुश्ती का इतना लंबा कैरियर, 4 ओलंपिक में खेला हूँ, उसमें उनके बीच में मेरे 5 ऑपरेशन दोनों पैरों के हुए, बैक प्रॉब्लम मेरे को हुई। तो हर खिलाड़ी के साथ ही मैं तो यही बोलता हूँ कि खिलाड़ी का ये गहना है इंजरी, पर ये ऐसा गहना है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर आप सोने की अंगूठी पहनते हो आपको खुशी देती है, आपका एक गहना है, पर खिलाड़ी का ये ऐसा गहना है जो उसको बड़ा परेशान करता है और ये उसको साथ लेकर चलता है। तो खिलाड़ी सभी, ये आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इंजरी से, जैसे मैदान पर लड़ते हैं तो इंजरी से भी हमें लड़ना है और इसको लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आप मान के चलिए इंजरी आपको 100% होगी, पर आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना। आपको एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ, मजबूत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और इंजरी से निकल के आपको देश के लिए मेडल जीतना है। और जब आपको देश के लिए मेडल जीतने का आपके अंदर जज्बा होगा, जोश होगा, तो आप मेडल जरूर जीतोगे। कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, आप जरूर कामयाब होगे। क्योंकि हम लगातार, हमारे जो बच्चे हैं वो मिट्टी के अखाड़े से शुरुआत करते हैं और भारत के जो बच्चे हैं वो तो मिट्टी में ही खेलते कूदते और उसके बाद जो बढ़ते हैं। ये जो अखाड़ा है अपना, जो देसी अखाड़ा है, और जो इंटरनेशनल के ऊपर जब हम लोग कुश्ती करते हैं उसमें उनको उसका फ़ायदा होता है या क्या उसमें बदलाव होता है, क्या उसमें जो है चेंजेस होते हैं? देखिए, मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती में बड़ा फर्क है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और अगर हमें ओलंपिक मेडल जीतना है तो हमें मैट पे ही कुश्ती करनी है।
पर हमें ये है कि मिट्टी और मैट में जब दोनों जगह बच्चा पहलवान ट्रेनिंग करता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। मिट्टी में हमें ताकत है, हमारी ताकत ज़्यादा लगती है जब हम जोर करते हैं, तो मतलब रेसलिंग ट्रेनिंग करते हैं तो उसको हमारी हरियाणवी भाषा में जोर बोलते हैं। जब जोर आजमाइश करते हैं तो उसमें ताकत ज़्यादा लगती है मिट्टी कुश्ती में, और ये मिट्टी का खेल है। और वैसे भी कोई भी खेल हो, मिट्टी से मेडल तक जी, कोई भी हो, ये जैस्मीन है, कोई भी खिलाड़ी हो, तो गांव से निकला मिट्टी में खेल के वो आगे मेडल तक बढ़ा है। तो ओलंपिक मेडल लेने के लिए आपको मैट की पे ट्रेनिंग करनी बड़ी ज़रूरी है, पर बिना मिट्टी में प्रैक्टिस किए आपको मजबूती, आपको अपने मिट्टी से, अपने देश से प्यार नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है कि हम ऐसे खेल से जुड़े हैं जो मिट्टी का खेल है, और मिट्टी पे स्टार्ट होता है और मिट्टी पे लास्ट में जाके ख़त्म होता है। तो जो पहलवान कुश्ती करते हैं तो वो आज हिंदुस्तान के तकरीबन पहलवान हैं मिट्टी में ट्रेनिंग जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में मिट्टी के दंगली बहुत ज़्यादा आती हैं, जिससे जो पहलवान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाते, तो वो यहाँ पे मिट्टी में कुश्ती लड़के अपना जो खर्चा उनका महीने का जो निकलता है खर्चा, तो उसकी जो डाइट का है तो वो मैट के दंगलों से वो सॉरी अगर जो मिट्टी के दंगलों से वो अपना खर्चा निकालते हैं। अच्छा, कुश्ती के अंदर क्योंकि हम जब अपने पिताजी से, बाप दादा से जो है वो सुनते हैं कि ये लंबे चौड़े पहलवान होते थे और हरियाणा की तो अंदर दूध दही का खाना, उसका नाम हरियाणा, तो जो पहलवानी के अंदर वो ताकत इंपॉर्टेंट होती है नेशनल स्टेज में जाकर, या फिर जैसा मैंने जस्मिन से पूछा वो टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो जो फुर्ती दिखती है सेकंड्स का काम होता है। जितने भी कॉन्टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए माइंड सेट बड़ा मजबूत चाहिए। मुझे दिमाग का खेल है सारा, ये ताकत के साथ साथ दिमाग की जरूरत है। वो और खासकर कुश्ती में देखते हो कि सेकंड के 100वें हिस्से में हमें अपना डिसीजन लेना पड़ता है, टेक्निक अप्लाई करनी होती है, अगर वो ना लगे तो डिफेंस भी करना होता है। तो ताकत के साथ साथ टेक्निक भी बड़ी ज़रूरी है, और ये सारा माइंड का खेल है सारा। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी फिर उसमें। वेट कैटेगरी है, अलग अलग वेट कैटेगरी है, तो हमें अपनी वेट का अगर ध्यान रखना, डाइट का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं पहले 55 में खेलता था, फिर मैं 60 kg में खेला, फिर 65 में खेला, 4 ओलंपिक में 3 अलग अलग वेट में खेला हूँ, तो अपने डाइट का ध्यान तो रखना पड़ता है। नहीं, आप रील्स वगैरह तो आप भी देखते होंगे, कभी कभार उंगली जो है आपकी भी चली जाती होगी। ये जो आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट वाली जो बात चलती है, दूध मत पीजिए, ये मत खाइए, डाइट जो इंपॉर्टेंट होती है, एक प्लेयर की डाइट मैं समझता हूँ, प्लेयर की डाइट पूरी एंटायर डिफरेंट होती है। उसके लिहाज से एक प्लेयर में और एक नॉर्मल जो आदमी है उसके बीच में ये दूध वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं पहलवान रहा हूँ, तो मैं अगर किसी और गेम की बात नहीं करता, पहलवानों के लिए दूध और घी बड़ा जरूरी है। कोई मना करे हमें ये दूध बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें खाई हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, उस चीज़ को छोड़ के हम किसी दूसरी पे जाएंगे तो हमें इतना फायदा नहीं होगा। तो बचपन से हमें वो चीज़ें मिली हैं, दूध और घी, और ये नुकसान भी नहीं करते, फायदे ही करते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी मना नहीं करते कि अगर आप उनको बोलोगे कि हमारे पास गाय का घी आपको चाहिए, वो एकदम बोल देगी हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को घी दीजिए, वैसे मना करेगा। तो घी और दूध आप खूब खाइए, पर मेहनत करिए, बिना मेहनत, क्योंकि ये ताकतवर चीज़ें बिना मेहनत हजम नहीं होंगी। और दूध घी तो हमारा देसी खाना है और इसमें ताकत है, तो अच्छा मानता हूँ मैं इसको। जी, चाइना के जो खिलाड़ी होते हैं या जापान के खिलाड़ी होते हैं, अमेरिका, ये जो बॉक्सर्स होते हैं या फिर जो भी अलग अलग जो है प्लेयर्स हैं, ये सब भी खाते हैं क्या ये घी दूध? उनकी डाइट में भी सब ये होता है क्या, अपनी हरियाणा के अंदर ही होगी भाई? देखिए, सबकी, हर देश की, हर एरिया की अपनी डाइट होते हैं। हाँ। अब वो तो क्या पता, क्या जिंदे जीव जंतु को पूरे खा लेते हैं, हम तो नहीं खा सकते। हाँ बिल्कुल, हमारी डाइट अलग है, उनकी डाइट अलग है। और हमारी भी, अगर आप पिताजी देखिए, हमारे दादाजी देखिए, तो बड़े लंबे तगड़े होते थे, कि दूध खा गए वो इतने तगड़े होते थे। तो डाइट अब अपनी, सबकी अपनी होती है, और जहाँ की जैसी मिट्टी होती है, जो तो उसकी तासीर होती है, वहाँ से वैसी ग्रोथ होती है। हम उनकी, चाइना की या किसी और कंट्री की अलग है, पर मेरा मानना है कि घी और दूध वो घर का हो। अगर आप बाहर का या थैली का वैसा लोगे तो मेरा मानना है उससे अच्छा, तो अगर ना पियो तो बढ़िया है। घर का गाय भैंस का घी दूध हो तो उससे अच्छी कोई डाइट नहीं है। यानी दूध तो वैसे यही कहा जाता है, जो अपने हाथ का वही दूध है, बाकी तो पानी है। लेकिन मैं जो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ जो है योगी भाई, कि पिछले कुछ वक्त में जो एक ऊंचाइयाँ हमारे कुश्ती ने खास तौर पर छुई थी, उसमें एक रुकावट सी नज़र आती है। एक जो हमारे प्लेयर्स को और आगे बढ़कर उन मेडल्स को अपने नाम किया जाना चाहिए, उसमें कहीं आपको लगता है कि कहाँ हम लूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम जो है उस गैप में आ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, कुश्ती की बात नहीं है, और कुश्ती में अब रुकावट बिल्कुल नहीं। लगातार 5 ओलंपिक में कुश्ती से मेडल हमें मिले हैं जी। आप ओवरऑल हर खेल की बात करोगे तो उस बुलंदी तक, उस ऊंचाइयों तक हम नहीं पहुंच पाए जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। सरकार काफ़ी
खेलों पे काफ़ी पैसा खर्च करती है। पर मेरा मानना, अगर खेलों को और ऊंचाई तक हमें पहुंचना है तो कॉर्पोरेट जगत को भी आगे आना चाहिए और खेलों में मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो खेलों में लगाते हैं, और मेरा मानना है कि जो अपनी पर्सनल अकेडमी चलाते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो खेलों पे काफ़ी ध्यान देती हैं, जैसे मैं अकेडमी चलाता हूँ, हमारे साथ है M3ML के बच्चों को, गरीब बच्चों को उनको प्रोत्साहित करती है और यही चाहते हैं कि भाई हम ओलंपिक मेडल कैसे जीते। OGQ है जैसे वो आई है, सरकार जिस तरीके से खेलों में मदद करती है खिलाड़ियों की, और टॉप स्कीम के आधार पे जो बच्चे अच्छे होते हैं कि ओलंपिक मेडल कैसे जीत सकते हैं, ऐसे ही हमें सबको मिलकर एक टीम के तरीके से काम करना होगा, तभी हम मेडल जीत सकते हैं। और खेलों में अच्छा हुआ है, पर मेडल उतने हम नहीं जीत सकते पाए अभी तक जितने में जीतने चाहिए। टोक्यो में 7 मेडल थे, अभी पेरिस में 6 मेडल हैं। पर हमारा मानना है कि अगर 2036 ओलंपिक का अगर हम करवाते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में हो, तो जब हम 10-15 मेडल नहीं हमारे पास दुनिया के जो पहले 3-4-5 देश हैं खेलों में उस में मेडल चले पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी अच्छा होगा। तब सभी मिल के आगे आएँ और जितने भी कॉर्पोरेट जगत के हैं वो पर्सनल अकेडमी जो चलाते हैं, जो प्राइवेट अकेडमी बोल सकते हैं, उनको मदद करें और उन पे पूरा फोकस करें। वैसे तो क्योंकि मुझे सेशन को एंड भी करना है इसका, और आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अपने पूरे करियर के बारे में भी और आगे आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी कहा है। खेल का पूरा सेशन था, लेकिन एक पॉलिटिक्स का सवाल भी आपसे पूछ लूँ सर। सर आसान क्या है, ये खेल आसान है या राजनीति ज़्यादा आसान है? देखिए, जिंदगी मुश्किल है, खेल और राजनीति की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो एक संघर्ष करना होगा हमें, पर मेरे लिए हमेशा पहला मेरा खेल रहा है। खेल की वजह से आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया है और खेल की वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। और आज मैं अकेडमी भी चलाता हूँ, क्योंकि जिसके बिना मेरा मन नहीं लगता। लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं और हमने एक विश्व स्तरीय अपनी अकेडमी बनाई है, जिससे हम चाहते हैं कि ओलंपिक चैंपियन हमारी अकेडमी से निकले। राजनीति एक अलग चीज़ है, खेल अपना अलग चीज़ है। खेल हमें खुशी देता है, राजनीति अगर हम कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। खेलों में कुश्ती में मैं देश के लिए मेडल जीता, पर हम चाहते हैं कि राजनीति में आगे और खेलों में और हमारे जो खिलाड़ी उनको कैसे अच्छा हो सकता है, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजनीति के पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा करने का एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे लिए वैसे तो दोनों ही मुश्किल हैं, खेल भी बहुत और राजनीति भी, क्योंकि खेल ने भी जितने मेडल दिए, इंजरियाँ भी काफ़ी दी। जितना भगवान ने मेरे को खेल में दिया है इतना लिया भी है। राजनीति में ऐसी चीज़ें हैं, आपको त्याग, आपको समर्पण, आपको एक अपना पूरा उसके ऊपर फोकस करना होगा। इसलिए दोनों ही अच्छी बात है, पर आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपको किस में खुशी मिलती है? दाव पेच दोनों में है, और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है वही उसका चैंपियन है, और आपने कर दिखाया योगी भाई वो। बिल्कुल, देखिए दाव कुश्ती में आमने सामने लगते हैं, पर राजनीति में पीछे से दाव लगते हैं, वो बड़े दाव लगते हैं। बिल्कुल, जोरदार तालियां योगेश्वर दत्त जी और जैस्मिन लंबोरिया के लिए, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उत्कर्ष, अब आप दोनों से आग्रह रहेगा 2 मिनट और स्टेज पर दीजिएगा। ढेर सारे आपने मुस्कुराने के मौके हर भारतीय को दिए हैं, और इसीलिए मैं अमर उजाला परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं वरुण माहेश्वरी जी को, डायरेक्टर अमर उजाला समूह, कि आप दोनों को स्मृति चिन्ह देकर अमर उजाला परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। और ढेर सारी उन मुस्कुराहटों का शुक्रिया जब आपने भारतीय तिरंगे को जनरल सेक्रेटरी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन